लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। मेरे साथ हैं सुशांत सरीन, सीनियर फेलो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और आज हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के बारे में, कुछ ऐसी चीजें पाकिस्तान के बारे में, उनका माइंडसेट, जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है पाकिस्तान के लीडर्स की, उसके बारे में बात करेंगे। हर समय जरूरी नहीं है कि हम कोई टॉपिकल चीज पे बात करें कि आज की खबर क्या है गर्मा गर्म, उस पर बात करें। कभी कभी ऐसी भी बात करनी चाहिए जिससे कि जो दूसरा देश है, जिसको कई लोग दुश्मन मुल्क भी कहते हैं, वो सोचते कैसे हैं, वहां के लोग इंफॉर्मेशन कैसे एनालाइज करते हैं, समझते कैसे हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आइए सुशांत सरीन से हम बात करते हैं। सुशांत, हमारी शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सुशांत, मेरा पहला सवाल, अभी फिलहाल ही खबर आई है लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी, ISI के चीफ, जिन्होंने हमारे जो रॉ के चीफ थे पुराने, दुल्लत साहब, उनके साथ किताब भी लिखी थी, काफ़ी बिकी वो किताब, और तब से उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में वहाँ पर डाल दिया गया है। अब ये एक बड़ी अचंभे वाली बात है कि पाकिस्तानी ISI के चीफ को, डायरेक्टर जनरल को, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर है, उसको उन्होंने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल रखा है और बोला कि साहब 2008 से ये चुपके बिना किसी को बताए रॉ की साथ इसकी तालमेल थी, बातचीत थी। ये पहली बात तो ये कि इस बात में दम कितना है, और सवाल का दूसरा भाग मेरा ये है कि ये ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्यों पाकिस्तान में, आपको हर चीज में साजिश है, हर पत्थर के पीछे दुश्मन है, ये कहां से आता है? यार देखो, जो असद दुरानी के साथ हुआ ना, एक तो ये खबर पढ़ के मैं तो बिल्कुल बहुत खुश हुआ कि अगर हमारे जो रॉ के जासूस हैं उन्होंने ISI के जो सरबराह थे उनको टर्न अराउंड करके अपना एजेंट बना लिया, तो इससे बड़ी उपलब्धि तो हो नहीं सकती। सही बात है। लेकिन इसमें हकीकत कम है, अफसाना ज़्यादा है। अब इशू ये है, और ये पाकिस्तानियों का कहना कि चुप चुप करके मिलते थे। देखिए, असद दुरानी बड़े खुले डुले आदमी थे, और मैं इनसे पहली बारी जब मेरी मुलाकात हुई 99 में, एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं पाकिस्तान गया हुआ था, और उस कॉन्फ्रेंस में ये भी आए हुए थे और ये पीछे खड़े हुए थे चुप करके, और फिर मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये असद दुरानी साहब है। तो मैं थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया कि क्योंकि हमारे जहनों में ISI के बारे में एक तसव्वुर था। तो उनसे मुलाकात की, बड़े खुले डुले आदमी, उन्होंने बोला मेरे घर आओ, तो उनके घर गया मैं, उनसे मुलाकात हुई। और वो कट्टर पाकिस्तानी है, मतलब कि इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान की फ़ौज और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतने अहमक ना होते, थोड़ी समझबूझ होती, पढ़ना लिखना आता, और उन्होंने वो किताब पढ़ी होती, तो वो एक्चुअली जनरल दुरानी को सल्यूट कर रहे होते। क्योंकि जनरल दुरानी ने कोई ऑफिशियल सीक्रेट तो लीक नहीं की, लेकिन उन्होंने अपना जो पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो उस किताब में बड़े डंके की चोट पे डाली है। कई जहाँ पर खामियां हैं वो भी बानी हैं, और वो बहुत पुरानी खामियों को उन्होंने कंसीड किया है, लेकिन अदरवाइज उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कही जो किसी की नज़र में ऐसे लगे कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रहित हैं, जैसे उनको वो डिस्क्राइब करते हैं, उसको उन्होंने कोई बहुत बड़ी सेंध लगाई है, कौमी मफाद जी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मेरे ख्याल एक तरीके का राजनीतिक फुटबॉल जो पाकिस्तान में चल रहा है, उठक पटक जो चल रही है, ये उसके विक्टिम बने हैं। क्योंकि जिस समय ये केस आया उस समय कुछ और चीज़ें हो रही थी वहाँ पर, जिसके तहत फिर लोगों ने सवाल उठाया कि भाई ये तो वहाँ पर जाकर रॉ के चीफ से मिल रहे थे, तो पाकिस्तान की जो फौज थी उनके थोड़े से हाथ बंद गए। अब एक बारी बंद गए तो पीछे कैसे हटे? तो फौजियों के लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि एक बारी आगे बढ़ गए तो रिट्रीट कैसे करें। और आप तो फौजी हैं तो आपको पता होगा कि फौज में ऑर्डरली रिट्रीट से बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती, कि अगर आपको रिट्रीट करना है और आप बिना तितर बितर हुए आप रिट्रीट कर जाएं, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग अ जनरल और एन ऑफिसर कैन अचीव। तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि इससे रिट्रीट कैसे करें, कि इसको बक्से में वापस कैसे डालें, तो वो उससे चल रहे हैं। लेकिन मेरा नज़र में तो अपने आप को ही गोली मार रहे हैं, हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो वो कर रहे हैं। एक अच्छे खासे डेडिकेटेड ऑफिसर को नहीं बड़े, यार देखो, अगर असद दुरानी साहब से अगर आप बात करें ना तो मज़ा आता है उनसे बात करके, क्योंकि बड़े सुलझे हुए इंटेलिजेंट आदमी हैं, बहुत।
और बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप की वो डिस्कशंस करते हैं, और उनमें एक शैतानी का वो भी है, वो आपके साथ शैतानी भी करते हैं। आपको एक पैंतरा डालेंगे आपको, फिर आपको ड्रॉ आउट करने की कोशिश करेंगे, फिर जैसे वो टेबल टेनिस का मैच होता है ना, तो उनके साथ उस टाइप का होता है कि आप वापस आप उनको बॉल मारते हैं, वो वापस आपको मारते हैं। बड़ा मज़ा आता है उनके साथ बात करके। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल लेवल की अगर एक डिस्कशन हो रही है तो उसको अब ये मानेंगे यार वो कोई राष्ट्रीय अपनी सीक्रेट्स लीक कर रहे हैं। और एक इन एनी केस यार, एक आदमी जो 1990-91 में रिटायर कर गया था, अब 30 साल के बाद उसको क्या पता होगा भाई वहाँ पर क्या रहा, कौन सी वो सीक्रेट्स उसको बताई जा रही हैं। और फौज में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में ये होता है कि एक बार ही आदमी रिटायर कर जाता है तो हाँ ठीक है, कुछ बातचीत वो ज़रूर कर सकता है वहाँ पर जो अधिकारी होते हैं, लेकिन नोबडी, कोई जो खुफिया खबरें हैं, ऑपरेशनल सीक्रेट्स कोई नहीं शेयर करता, कोई शेयर नहीं करता। बिल्कुल, आप आईएसआई चीफ हो, आर्मी चीफ हो, इंडिया में भी यही है, कोई भी नहीं, इंडिया कोई में भी बिल्कुल नहीं नहीं करता। अच्छा, मैं एक आपसे और सवाल ये पूछना चाह रहा था सुशांत की, बीच में बड़ी ये बात हुई थी कि साहब सऊदी अरेबिया जो है या ओआईसी जो है, बिकॉज सऊदी अरेबिया इज़ द नेचुरल लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ओआईसी का फंड तो वही लोग करते हैं, अरब्स। तो बोला कि साहब ये लोग ना कश्मीर की बात नहीं करेंगे, तो हम एक सेपरेट ब्लॉक बनाएंगे जिसमें तुर्की होगा, जिसमें ईरान होगा, जिसमें मलेशिया होगा और इसमें ऑफकोर्स पाकिस्तान होगा। तो साहब इसमें हम कश्मीर का मामला भी उठाएंगे, इस्लामोफोबिया के काउंटर करने के लिए हम एक टीवी चैनल भी खोलेंगे, फिर बाद में एक रेलवे लाइन की भी बात हुई जो सारे मुल्कों को, ये सब। तो अभी बीच में खबर आई कि साहब तुर्की ने इजराइल अपना एम्बेसडर भेज दिया, अपना राजदूत भेज दिया। राजदूत भेजने के बाद ये पाकिस्तान में लोगों को सांप सूंघ गया। द मीडिया वेंट एब्सोल्युटली बज़र्क कि हो क्या रहा है, तो गद्दारी है, तो धोखा है। वही तुर्की जिसका वो एर्दुगुल गाजी देख रहे थे टीवी सीरियल दुनिया भर का, मलेशिया ने इनका जहाज बैठा लिया ज़मीन पे कि तुमने पैसे नहीं दिए, तुम यहीं पे छोड़ कर जाओ, पैसेंजर्स को ऑफलोड कर दिया। और जो ईरान ने करा, ईरान ने बोला कि हमारे एयर स्पेस के ऊपर पीआईए के जहाज, इनके फर्जी वर्जी लाइसेंस, पता नहीं क्या इनका मसला था, पर जो भी हुआ इनका हुआ। तो अब पाकिस्तान इस वक्त किस नहज पे खड़ा है, कहाँ पे पाकिस्तान खड़ा है? क्योंकि पाकिस्तान ने इन तीनों के सहारे तो अरब से लड़ाई मोल ली अपनी, अरबियों को बोला कि साहब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास, हम अलग अपना मुस्लिम ब्लॉक बनाएंगे। तो अब कहाँ पाकिस्तान खड़ा है? यार देखो, इनकी प्रॉब्लम ना, अगर आपने वीएस नाइपॉल की किताबें पढ़ी हैं जो बियॉन्ड बिलीफ एंड अमंग द बिलीवर्स, अगर वो पढ़ लेना आप, दोनों में पाकिस्तान के बारे में वो बात करते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी कि कहाँ से आए हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने सारे मुस्लिम उम्मा का ना ठेका अपने सर पे ले रखा है। और जैसे पाकिस्तान के एक लेखक हैं हसन निसार, वो अक्सर कहते हैं कि यार तुम कहाँ से आ गए, वो असल तो वो अरब वरब हैं, तुम तो ऐसे इधर उधर के घूमते हो, तुमको तो, और अरब इनको वैसे भी बड़े हकारत की नज़र से देखते हैं जी। अब इन्होंने ठेका उठा लिया कि हम उम्मा की लीडरशिप लेंगे क्योंकि हमारे पास एटम बॉम्ब है, ठीक है। बाकी आप दुनिया भर से आप भीख मांगते रहते हैं। अच्छा, अब आपने उम्मा का, क्योंकि एक वो कन्वर्ट का थोड़ा सा इनका कॉम्प्लेक्स है, ये अपने आप को अरबों के साथ या सेंट्रल एशियंस के साथ जोड़ते हैं, वो कभी इनको अपने साथ नहीं जोड़ते, या अपने इतिहास में ये नहीं कहते कि पाकिस्तानियों ने ये अचीव किया। ये हरदम कहेंगे कि उज़्बेकों ने ये किया, अरबों ने ये किया, ईरानियों ने ये किया। आपने क्या किया भाई, आप क्या थे? तो वो तो कभी, तो वो एक सेंस ऑफ हिस्ट्री है नहीं इन लोगों की, और ये अपनी हिस्ट्री को दूसरे लोगों में ढूंढते हैं। इसी तरीके से जब ये उम्मा की बातें करते हैं तो ये उम्मा का इंटरेस्ट लेकर के आते हैं और समझते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो उम्मा के साथ जोड़ के हम बेटर उसको अचीव कर सकते हैं। बाकी मुल्क ऐसे नहीं देखते। तुर्की ने जो एक लिहाज से कोशिश कर रहा था दोबारा से इस्लामी दुनिया की लीडरशिप के रोल में आने पे, ऑटोमन वाला मामला, ऑटोमन देखो, और ये तीन मुल्कों के बीच में ये कशमकश चल रही है। सऊदी अरेबिया एक तरफ, जो अरब दुनिया और सुन्नी इस्लाम के पैरोकार हैं, दूसरी तरफ ये तुर्क जो सेंट्रल एशियंस और वो सारा जो सिलसिला है उसमें ये काफ़ी इनका वर्चस्व रहता है, और तीसरे ईरानी जो शिया और पर्शियन जो कल्चर है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके बीच में कशमकश अभी से नहीं है, सदियों से चल रही है। अब उसमें पाकिस्तान अपने आप को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है और नया अलायंसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लिटिल रियलाइजिंग कि यार तुम भूखे नंगे हो, तुम जाके वहाँ से भीख मांगते हो सबसे, ठीक है। और तुर्कियों ने तो इनको बड़ा अच्छा एक लिहाज से इनको
जिसे बोलते हैं ना अप द गार्डन पाथ लेके गए हैं। सारा सामान अपना बेचते हैं, कचड़ा बेचते हैं, इनको खूब पैसे लेते हैं इनसे, और लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम ब्रदरहुड की बातें कर करके इनको अपने साथ लगा के रखते हैं। एक्चुअली इनको पैसा अगर किसी ने दिया है तो वो सऊदीज़ ने दिया है, और उनको इन्होंने अभी आंखें दिखाई, अब इनको समझ में आ रहा है। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि सारे जो मुल्क हैं वो अपना इंटरेस्ट को पहले प्रोटेक्ट करते हैं, उम्मा बाद में आता है। तुर्की ने ये देखा कि जिस तरीके से सऊदी अरेबिया और बाकी अरब मुल्क जो हैं वो इज़राइल के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर रहे हैं कि ये पासा पलट ना जाए, और तुर्की ने अपने आप को इज़राइल से काटा हुआ था, तो वो वापस वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हम ये जो फील्ड है हम इसको खुला क्यों छोड़ें। तो तुर्की की तो वो खेल थी। पाकिस्तानी ऐसी खुदक रहे हैं कि जी हम फ़िलिस्तीन का मसला जो है हम उस पर अडिग रहेंगे, हम नहीं हिलेंगे। फ़िलिस्तीनी और अरब जो हैं वो खुद इज़राइल के साथ डील करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को मंजूर नहीं है। तो ये एक अजीब सी मानसिकता है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और ये इंडिविजुअल्स का नहीं है, ये एक नेशनल साइकोसिस है पाकिस्तान का। और जिस तरीके का मुल्क बना है, जिस तरीके का वो अपने आप को दुनिया में अपनी जो जगह ढूंढते हैं, व्हाट डू दे ब्रिंग टू द टेबल। अब आप बात करते हैं, ट्रेड की बात करेंगे, हम सेंट्रल एशिया के साथ बड़ी ट्रेड करेंगे, 300 मिलियन 400 मिलियन डॉलर की ट्रेड है। अरब दुनिया के, आप ईरान के साथ देख लीजिए, इनकी ट्रेड 300-350 मिलियन डॉलर की है। भारत की ईरान के साथ जो ट्रेड है 14 बिलियन डॉलर की है। तो कहीं पे इनका कोई कंपैरिजन बैठता नहीं है, लेकिन ये अपने आप को कंपेयर करेंगे भारत के साथ और फिर ट्रेड की बातें करेंगे और तमाम चीज़ें करेंगे, तो फिर दे फॉल बिटवीन दोज वेरियस टूल्स दैट दे आर ट्राइंग टू क्लाइंब एट द सेम टाइम। एब्सोल्युटली। अच्छा सुशांत, एक और बात बताइए ना कि ये बीच में पाकिस्तानी मीडिया में, और अभी भी आ रहा है, कल तक भी आ रहा था कि साहब बड़ा हमारे ऊपर प्रेशर है कि आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करिए, बड़ा हमारे ऊपर प्रेशर है। तो जब भी इजराइल के रिकॉग्निशन की बात हुई है, ये शुरू से ही कहीं ना कहीं ऐसा है कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस या जीएचक्यू रावलपिंडी ने इसको हल्का सा पुश करा है, लेकिन इट्स लाइक राइडिंग द टाइगर फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कि यार यहूदियों को आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इस्लाम के खिलाफ है। अब सब लोग कर रहे हैं। ये प्रेशर कौन डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर, जो हर रोज ये मीडिया पे बोलते हैं कि खान साहब कह रहे हैं साहब प्रेशर है मेरे ऊपर बड़ा कि रिकॉग्नाइज करो। कौन डाल रहा है इनके ऊपर प्रेशर? यार देखिए, वो जो उसमें एक बात जो चल रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये अरबों के से प्रेशर आ रहा है इनके ऊपर कि आप इजराइल को रिकग्नाइज करें। वो इसलिए क्योंकि, और ख़ास तौर से सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिश्ते तो बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन वो अभी भी एक लिहाज से सबटेरेनियन लेवल पे हैं, नज़रों के सामने उस लिहाज से नहीं है। लेकिन इनकी कोऑपरेशन जो है कई वर्षों से चल रही है, और उसमें इनकी कुछ मीटिंग्स भारत में भी हुई ट्रैक 2 लेवल पर, और तमाम और दुनिया की जगहों पे हुई। तो वो तो सिलसिला इनका चल ही रहा था। लेकिन सऊदी अरेबिया के लिए, जैसे आपने पहले कहा कि भाई मुस्लिम दुनिया की एक लिहाज से लीडरशिप सऊदीज कंट्रोल करते हैं, सऊदी अरेबिया के लिए थोड़ी सी मुश्किल ये है कि हम अगर आगे बढ़कर इज़राइल के साथ रिश्ते कायम करते हैं ऑफिशियली, तो कहीं उसका बैकलैश या एक बूमरैंग ना करे। तो बेहतर ये होगा कि पहले कुछ और मुल्क कर लें, जिसमें 3-4 मुल्कों ने ऑलरेडी कर लिया, मोरक्को ने, यूएई, बहरीन, उन्होंने ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लिया इजराइल को, कि एक कोई और बड़ा मुल्क जो है आबादी के लिहाज से, वो भी अगर इनको रिकग्नाइज कर ले तो हमारे लिए थोड़ी सी स्पेस और बढ़ जाती है रिकग्निशन के लिए। सुशांत, एक मिनट, मैं आपको बीच में काट रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था, आप जैसे कह रहे हैं ना कि बैकलैश फ्रॉम द मुस्लिम स्ट्रीट, जो सड़क पर चल रहा आदमी, वहां से बैकलैश? मुस्लिम स्ट्रीट सिर्फ सऊदी अरेबिया में नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में भी देखिए, अब प्रॉब्लम ये होती है गौरव, जो सिर्फ सऊदी अरेबिया में नहीं, पाकिस्तान में भी यही प्रॉब्लम है। ये यू आर अ विक्टिम टू योर सक्सेस, जो आपने अचीव किया ना लोगों की इंडोक्ट्रिनेशन के थ्रू, अब इतना आपने इंडोक्ट्रिनेट कर दिया लोगों को कि आप कदम पीछे नहीं हटा सक रहे। तो पाकिस्तान में भी यही प्रॉब्लम है कि जो पाकिस्तान अपने आप को एक लिहाज से एक कोने में पाता है, वो इसलिए है क्योंकि आपने जिस लिहाज से लोगों की मानसिकता बदली, आपने कैरिकुलम के थ्रू उनके अंदर एक जहर जो भरा, आपने हिंदुओं के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, तमाम दुनिया के खिलाफ, वो जहर जो है वो अब आप उसको कैसे निकालेंगे कैसे?
और जैसे ही आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो उस इंडोक्ट्रिनेशन के खिलाफ जाता है तो उसको बैकलैश तो आना लाजमी है। यही चीज़ सऊदी अरेबिया में भी है, क्योंकि वो जो वहाबी आइडियोलॉजी लेकर के चल रहे थे और कई दशकों से चल रहे हैं, वो अब उससे पीछे कैसे हटें, तो ये उनके लिए भी प्रॉब्लम है। अब उसमें लोग कुछ भी कहें, मोहम्मद बिन सलमान को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि काफ़ी रेवोल्यूशनरी, सऊदी अरेबिया के हिसाब से काफ़ी रेवोल्यूशनरी चेंजेस वो लेकर के वुमेन ड्राइविंग, नहीं बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें विदाउट अ मेल रिलेटिव आप जा सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ें की हैं उन्होंने। अच्छा, उसी के साथ साथ आप देखें यूएई वालों को, आई डोंट थिंक उनसे ज़्यादा कोई इनलाइटेंड लीडरशिप अरब दुनिया में अभी आपको नज़र आएगी। तो बट मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन अब जब वो ये नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट होगा उनकी पॉलिसी में। अब उसमें ये उनको थोड़ा सा जो खौफ आता है कि सऊदी अरेबिया के अंदर, ऑल्दो वो भी एक सिक्योरिटी स्टेट है, बड़ा टाइट कंट्रोल है सिक्योरिटी सर्विसेज का, लेकिन चैरिटीज़ हैं, तमाम बिजनेसेस हैं, तमाम एक रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट है जो कहीं ना कहीं उसका बैकलैश ना आए। तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर 2-3 और बड़े बड़े मुल्क, पाकिस्तान, इंडोनेशिया ने तो खैर ना कर दी है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर फिर दबाव बन रहा था क्योंकि पाकिस्तान वल्नरेबल भी है, उनके ऊपर दबाव डाला भी जा सकता है, तो उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा था। ये बात सुनने में आ रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो एक अलग बहस है। तो उसका मसला ये है कि वहाँ से ये माना जा रहा है कि सऊदी अरेबिया और उन्हीं के साथ साथ उनके जो बाकी अरब अलाइज़ हैं, यूएई और इस टाइप के देश, उनकी तरफ से इनके ऊपर वो प्रेशर आ रहा है कि यार तुम मानो तो फिर बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यह है कि एक डिवाइडेड ओपिनियन है, जो सोचने वाला थोड़ा बहुत तबका है फ़ौज में भी और सिविल सोसाइटी में भी। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि हाँ, इज़राइल के साथ हमारे को रिश्ते बेहतर करने चाहिए, उसका फ़ायदा हमारे को ज़्यादा है, नुकसान कम है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो वो इंडोक्ट्रिनेशन का शिकार है और उसकी तरफ से बैकलैश आने की खौफ है। और फिर एक राजनीति जो है पाकिस्तान के अंदर, वो भी फिर उसमें गरमाई जाएगी, क्योंकि जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने अभी एक रैली निकाली और तमाम ये जो लोग हैं जो सरकार के ख़िलाफ़ हैं या एक जद्दोजहद कर रहे हैं सियासी, वो इसको एक सियासी मुद्दा बना करके सरकार को और दोबारा से कोने में डालेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल इनके लिए स्पेस नहीं है वो कदम उठाने की। अगर उठा लें तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो मुल्ला लोग हैं इनका पैसा तो आता है सऊदी अरेबिया और यूएई और इस तरीके के देशों से, तो वो उनको तो सिर्फ पैसा बंद करना है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि जब तक हलवा ना मिलेगा तब तक इनको कुछ याद नहीं आता। तो वो अगर हलवा बंद हो गया तो फिर ऑब्वियसली इनका जो सारा का सारा सिलसिला है वो बदल जाएगा। और दूसरी चीज़, इमरान खान खुद हैं जो यू टर्न के एक्सपर्ट हैं, तो वो एक और यू टर्न ले लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बैकलैश की फिर भी एक खौफ रहेगा और शायद उसी के तहत ये आगे नहीं बढ़े। और रिलीजियसली सैंक्शन भी तो है एक किस्म से। देखिए, रिलीजियसली सैंक्शन तो है ही, क्योंकि एटलीस्ट अगर पाकिस्तान में जो एक पब्लिक डिस्कोर्स है उसके तहत तो ये बोला जाता है कि भाई आप किसी भी गैर मुस्लिम के साथ मुसलमानों की दोस्ती हो ही नहीं सकती। और ख़ास तौर पे उन पे जो लोगों को ख़ास तौर पर एक नफ़रत का निशाना बनाया गया, उसमें हिंदू हैं और यहूदी हैं, यहूद और हुनूद। और वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ की जो आप बात कर रहे थे, दुनिया जो सारी की सारी रची गई है वो तो यहूद और हुनूद की कॉन्स्पिरेसी है, उनकी साजिश है। सारी दुनिया में जो कुछ भी होता है, कोई पत्ता भी कहीं पे हिलता है तो वो यहूद और हुनूद हिलाते हैं पाकिस्तानियों के हिसाब से। तो फिर अब अगर इस टाइप की आपने मानसिकता बना ली हो तो फिर आप कैसे वहाँ पर शिफ्ट कैसे बात कर सकते हैं। अच्छा सुशांत, अब मैं आपको थोड़ा सा वापस सब कॉन्टिनेंट और ख़ासतौर से पाकिस्तान तक लेकर आता हूँ। तो हमने इसराइल की भी बात कर ली, हमने सऊदी, यूएई, तुर्की, ईरान, मलेशिया की बात करी। आते हैं पीडीएम पे। ये जब नवाज शरीफ थे तो नून लीग की जब सरकार थी पंजाब में भी और सेंटर में भी, तो ये तो खान साहब तो कंटेनर के ऊपर खड़े भी हो गए ना, कि मतलब जो मोदी का यार है गद्दार है ये सब। अब इमरान खान साहब इख्तिदार में हैं, वो पावर में हैं, तो पीडीएम के जल से लगातार एक टाइडल वेव, पॉलिटिकल टाइडल वेव पाकिस्तान में है कि कि एक के बाद एक कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चर को अनसेटल करने में लगी रहती हैं। हर एक डेमोक्रेसी में होता है, ऐसी बात नहीं है। कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे टाई पहन के,
कहीं पर कुर्ता पजामा पहन के, सबका अलग अलग वेशभूषा है। मेरा सवाल ये है कि इसमें से कितना अभी हाल फिलहाल में जो हो रहा है फॉर द पास्ट लेट अस से 1 year और सो और 8 months इज बिकॉज ऑफ द 3 year एक्सटेंशन गिवन टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि कोर कमांडर्स खासी नाखुश थे। ऑब्वियसली बात है, आपने सबके प्रमोशंस रोक दिए, सबकी वो एवरीबडी एस्पायर्स टू बी द आर्मी चीफ इन पाकिस्तान, आई मीन दैट इज द जॉब टू हैव। और तो काफ़ी 20-25 जनरलों की लिस्ट आई थी कि वो वहाँ पे चले जाते, वो किसी ने तर्जिया करा था उसका पूरा। आपको ऐसा लगता है कि कुछ पाकिस्तान में ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं जो कि सपोर्टेड हैं बाय डिसअफेक्टेड एलिमेंट्स इन द आर्मी, जो आर्मी के कोर कमांडर्स हैं, जनरल्स हैं, नाखुश हैं? यार देखो गौरव, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान की जो राजनीति है ना, वो एक अजीब किस्म की है। आप कभी भी देख लें, जब भी एक सरकार शपथ ग्रहण करती है ना, तो उसके चंद दिनों के अंदर अंदर ये स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि कितने दिन चलेगी सरकार। ठीक है, एक तो और ये मैं कम से कम 1988 से देख रहा हूँ कि 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं पे ये स्पेकुलेशन आनी शुरू होती है कि भाई अभी सरकार ने शपथ ग्रहण किया है, ऑफिस अज्यूम किया है, और ये बात शुरू हो जाती है। तो एक तो वो सिलसिला है, और वो पाकिस्तान के अंदर एक क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी रहती है। जहाँ तक जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का सवाल है, देखिए उसमें मेरे ख्याल हम भी थोड़ा सा मिसरीड करते हैं। ये बात ज़रूर है कि कुछ लोगों की प्रमोशंस रुक जाती हैं, लेकिन वो 1 या 2 लोगों की। क्योंकि अगर आप ये देखें कि अगर बाजवा हट जाते हैं तो एक ही आदमी ने वापस चीफ बनना था ना, और एक आदमी जब चीफ बनता, अगर वो 3-4 को सुपरसीड करता तो वो निकल जाते फौज से बाहर, रिटायर कर जाते, रिज़ाइन कर लेते, और जो बाकी सारे थे वो फिर उसी तनख्वाह पे काम करते, और जब तक उनका पीरियड सर्व आउट नहीं होता। तो टेक्निकली 2-3 लोगों से ज़्यादा की प्रमोशन एवेन्यूज बंद नहीं हो। आप कह रहे हैं कि डोमिनो इफेक्ट नहीं है इसमें? डोमिनो इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो एक आदमी वो चीफ बन जाता है, अगर उसको 3 साल की एक्सटेंशन मिल गई, तो बाजवा को जब एक्सटेंशन मिली तो 3-4-5 लोग होंगे ना जो लाइन में थे, उनमें से एक आदमी ने बनना था जी। बाकी सब ने तो अपना टर्म, जब उनका जो 3 साल का पीरियड है वो ख़त्म होता तो वो रिटायर कर जाते और वो घर चले जाते। और जो नीचे होते उनका तो उन्होंने तो उसी तनख्वाह पे वैसे भी काम करना था। तो मेरे ख्याल हम लोग कहीं ना कहीं वो मिसरीड करते हैं। लेकिन वो जो टॉप 4-5 लोग थे जिनका चांस था, उनमें ज़रूर रोष होगा कि ये क्या बात है, ये क्या चक्कर है कि इन्होंने एक्सटेंशन इस तरीके से ले ली। ये जो मामला है, कहीं ना कहीं हमने जब इमरान खान कंटेनर पे चढ़े हुए थे तब ये साजिशी थियोरी नहीं थी, ये एक्चुअली बात उस ज़माने के मंत्रियों ने भी की और पब्लिकली की। मैं कोई खुफिया खबर नहीं दे रहा, ये पब्लिक डोमेन में ये बातें हुई हैं कि कुछ जनरल जो थे, जिसमें आईएसआई के जो उस ज़माने के चीफ थे ज़हीरुल इस्लाम, वो और कुछ टॉप के जो कोर कमांडर थे, वो एक साजिश रच रहे थे। उन्होंने इमरान खान को थोड़ा सा चने के झाड़ पे चढ़ाया हुआ था कि तुम लोग ये करो ताकि ये सरकार गिरेगी, नवाज शरीफ रिएक्ट करेगा, वो रहील शरीफ को ब्लेम करेगा, रहील शरीफ को सैक करेगा, रहील शरीफ को सैक करेगा तो वही काम करेंगे जो 1999 में हमने किया था मुशर्रफ ने जो इसके साथ। तो एग्जैक्टली दैट वाज द स्क्रिप्ट। खैर वो वैसे नहीं हुआ। अब जो सारा का सारा तमाशा शुरू हुआ, वो मेरा ख्याल उसमें सियासत का रोल ज़्यादा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसका कोई ना कोई एक तबका ज़रूर इसके पीछे होगा, उसके बिना ये हो नहीं सकता। लेकिन वो कितना उसमें इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, क्या वो सिर्फ इमरान खान को दबाव में लाने के लिए ये काम कर रहे हैं लेकिन हटाना मकसद नहीं है, या आइडिया इसके इमरान खान को हटाना है, मेरे ख्याल इस पर अभी कोई पुख्ता तरीके से कहा नहीं जा सकता कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अंडर वे। कुछ इंडिकेशंस ये ज़रूर मिलती हैं कि बिहाइंड द सीन्स कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी अकोमोडेशन ऑपोजिशन के साथ हो रही है। लेकिन ऑपोजिशन के साथ प्रॉब्लम्स भी ये हैं कि अगर आप इमरान खान को हटाते हैं तो इसको हटा के किसको लेकर के आएंगे, और वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ रहेंगे। और मेरे ख्याल जब तक वो मामला नहीं डिसाइड होता कि आपका प्लान बी क्या है,
तब तक आपको प्लान ए के साथ ही स्टिक करना होगा। पर सुशांत एक बात बताइए, मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, मियां साहब हैज बर्न्ड ऑल हिज ब्रिजेस विद द एस्टैब्लिशमेंट, ये बोल बोल के ना। नो 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 यार देखो, हम लोग ना भूल जाते हैं, जब मियां साहब की पहली सरकार गई थी ना, दिस इज इन 1993 राइट, 92 93, उस जमाने में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया वॉशिंगटन पोस्ट को, जिसमें इन्होंने रिवील किया कि असद दुरानी और असलम बेग मेरे पास आए थे एक प्रपोजल लेके कि हम ड्रग्स को स्मगल करते हैं, उससे जो पैसा बनेगा उसको हम कश्मीर के जिहाद में और अफगानिस्तान में इस्तेमाल करेंगे। आप मिर्जा असलम बेग की बात कर रहे हैं? मिर्जा असलम बेग की बात, आर्मी चीफ, ठीक है। ये नवाज शरीफ की इंटरव्यू छपी हुई है वॉशिंगटन पोस्ट में। उस समय लोगों ने कहा था कि नवाज शरीफ ने अपने सारे ब्रिजेस जो है बर्न कर दिए, ठीक है। 3 साल के बाद वो वापस आ गया। तो देखिए, पाकिस्तान में और सियासत में वैसे भी और पाकिस्तान में भी कोई हरफे आखिर नहीं है, देयर इज नो फुल स्टॉप। अब और पाकिस्तान की जो एक अजीब पैराडॉक्स है वो ये है कि नवाज शरीफ जो है उसको माना जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का बच्चा है, लेकिन जब भी पावर में आया नवाज शरीफ, उसने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाम कसने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी को ये माना जाता था कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, लेकिन जब भी वो सत्ता में आई, उससे ज़्यादा प्रो इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की जिसको आप बोलते हैं बिल्कुल एक पपेट रिजीम दुनिया में कोई नहीं होगी। नहीं बिल्कुल, अभी बिलावल जाके जावेद बाजवा की गोद में बैठा हुआ है। I'm very sorry, आप बिल्कुल बात ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, आप बेनजीर भुट्टो का सेकंड टर्म देख लीजिए जी बिल्कुल, क्या किया था फौज जो लास्ट ईयर क्या किया, जब यूसुफ रजा गिलानी जब वजीर आजम थे, तो ये, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान में चीजें छपी हुई हैं कि उन्होंने वो जाकर के कियानी साहब को कहते थे कि आप हमको सेवा का मौका तो दें, आप बताइए हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं। तो यार ये दिस इज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, ठीक है, दिस इज द वे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ऑपरेट्स। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, पाकिस्तानी पंजाब जितना सर्वाइल और जितना फ्यूडल है और जितनी सर्विलिटी पाकिस्तानी पंजाब में है, दुनिया के किसी कोने में नहीं है। सर्विलिटी टुवर्ड्स एनीबडी इन अथॉरिटी। अच्छा, जी हजूरी में सबसे बड़े हैं। और ये अयाज अमीर कई बार ही कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान वहाँ पर जाके वहाँ पर चले जाए ना, कि हिंदुस्तान ने वहाँ पर काबिज हो गए, तो यही लोग जो आज हिंदुस्तान को गालियाँ दे रहे हैं, ये कल को हिंदुस्तान के नारे लगाएंगे। दिस इज़ पाकिस्तानी पंजाब। तो ये हम लोगों ने जो धारणा बनाई हुई है इनके बारे में, हम लोग को वी नीड टू री एग्जामिन हमारे जो बहुत सारी अजम्पशंस और प्रिजम्पशंस हैं इनके बारे में, वी नीड टू री एग्जामिन। आपने अयाज अमीर साहब का नाम लिया, सो आई यूज्ड टू रीड हिज आर्टिकल्स। बहुत पहले डॉन के लिए लिखते थे, फिर अब द नेशन के लिए लिखना उन्होंने शुरू किया, फिर न्यूज के लिए लिखते थे, और अब मेरे ख्याल दुनिया में, द न्यूज इंटरनेशनल, हाँ अब दुनिया में लिखते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एंड 1965 के वॉर वेटरन हैं, गनर ऑफिसर, मैं बड़ा फैन था उनकी राइटिंग का, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। अच्छा, आपने बात करी ना पाकिस्तानी माइंडसेट की, अब एक और चीज़ है जो हमारे व्यूअर्स को शायद इंटरेस्टिंग लगे। इनके अक्सर हमने देखा है 2 मुंह हैं, और 2 मुंह कैसे हैं, जिसको मुनाफकत कहते हैं, मुनाफकत भी नहीं कह सकते। अरे यार देखो सर, वो द बेस्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो अब्दुल सलाम ज़ईफ़ जो तालिबान के राजदूत थे पाकिस्तान में, उनकी जो किताब है माई लाइफ विद तालिबान, उसमें उन्होंने यही डिस्क्रिप्शन दी है कि पाकिस्तान से ज़्यादा ट्रेचरस गद्दार कौम कोई नहीं हो सकती। ये एक शक्ल में, एक मुंह में इनकी 2 ज़बानें हैं, एक सर पर इनके 2 चेहरे हैं, और तमाम इस टाइप से चल के उन्होंने डिस्क्राइब किया इसको। तो आप वो अब्दुल सलाम ज़ईफ़ की जो किताब है उसमें पाकिस्तान की डिस्क्रिप्शन देख ले, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। नो एब्सोल्युटली, मैं बड़ा सरप्राइज था, बिकॉज शाह महमूद कुरैशी साहब कम्स अक्रॉस एज अ वेरी सुआव एंड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन। ये तो लोगों को हेयर कट दे रहे हैं, 20-20 रुपए ले रहे हैं, वहाँ पे पीर बन रखे गाँव में, ये क्या है पाकिस्तान में? दुकान है भाई, वो दुकान है, वो दुकान है। एक प्रोफेशनल कारोबार है टाई पहनने वाला, जिसमें आप वर्ल्ड बैंक के पास भी जाएंगे, आप पेंटागन में भी जाएंगे, आप डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, व्हाइट हाउस, यू विल हैव सिट डाउन डिनर्स एंड एक वो है। पर जब आप वापस पंजाब में जाएंगे तो फिर आप पीर हैं, वो पीर भी हैं भाई, देखिए ना, बिल्कुल, और बहुत बड़े पीर हैं। और
पर दिस इज़ व्हाट द, जिसको आप अब उसका हिंदी का क्या शब्द है मेरे को नहीं पता, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है ना, दिस इज़ व्हाट अ स्प्लिट पर्सनैलिटी इज़, कि आप एक तरफ आप अपने आप को खुला डुला बड़ा लिबरल और वर्ल्डली वाइज आप दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप वापस जब अपने रूट्स में जाते हैं तो आप उतने ही दकियानूस, उतने ही जिसे बोलते हैं मिडिल एजेस टाइप की हरकतें करते हैं, लोगों के ऊपर झाड़ फूक कर रहे हैं, 20-20 रुपए जैसे आप कह रहे हैं कि वो नजराना ले रहे हैं आप, और इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं पे, और जिस तरीके से आप स्लेव्स रखते हैं अपने घरों में, जिस तरीके से आप अपने मुलाजिमों को ट्रीट करते हैं, जिस तरीके से आप जो अपनी पीरी मुरीदी करते हैं, जो शायद मिडिल एजेस की चीज़ें थी वो आज भी आप करते हैं, और आप आज भी लोगों को टोपी पहनाते हैं कि भाई हम आपको सैल्वेशन देंगे, आपको एक लिहाज से आपके जितने दुख दर्द हैं आप हमारे सामने अगर अपना माथा टेकेंगे तो मैं आपकी सारे दुख निवारण कर दूंगा। दिस इज स्किज़ोफ्रेनिया ना। एक तरफ आप दुनिया में वाइन भी पी रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं और तमाम वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये दकियानूसी काम कर रहे हैं, और दिस इज़ व्हाट अ नेशनल स्किज़ोफ्रेनिया इज़। एब्सोल्युटली। मेरा आखिरी सवाल आपको सुशांत, विल कम टू द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू, ये मंजूर पश्तीन के बारे में थोड़ा सा, कि जिस तरीके से पश्तून, ये मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स भी लगा, क्योंकि जिस तरीके से पश्तूनों का रहा है आज तक, एक पब्लिक इमेज है पश्तूनों की, वायलेंट पीपल, बहुत इमोशनली एक्सट्रीम्स में एक पब्लिक इमेज बन चुकी है पश्तूनों की, और आई थिंक पूरी भी अनजस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि दे आर नोन टू परपेचुअली कीप फाइटिंग। ये इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि पठान तो लड़ते ही हैं। अब ये एक ज़माने में खुदाई खिदमतगारों की बात करते थे हम, फ्रंटियर गांधी की बात करते थे, वो भी कई सैकड़ों में मारे गए, पीसफुल स्ट्रगल उनका भी था। पश्तून पंजाबियों के बाद अगर कोई पाकिस्तानी फौज में अगर कोई है पंजाबियों के बाद, तो वो पश्तून हैं। और मैंने काफ़ी पाकिस्तानियों से बात करी तो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट है या फिर GHQ रावलपिंडी है, वहाँ पे थोड़ा सा डर है, क्योंकि मंजूर पश्तीन की बात, वो अली दावर को उठा के ले गए थे, ये सब ये तो ड्रामा करते ही रहते हैं ऐसे ही वाले। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक दे स्लाइटली अनसेटल्ड कि हो क्या रहा है, बिकॉज पंजाबीज आर ऑफ कोर्स द लार्ज मेजॉरिटी, और हर जगह उनका डिसप्रोपोर्शनेट से है, चाहे फौज में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, कहीं पर भी हो, पावर स्ट्रक्चर में। लेकिन उसमें पश्तून भी एक सेकंड अगर आप माने तो पश्तून ही थे। अब क्या हो रहा है? शुरुआत में जो अलायंस बना था वो पंजाबियों का और मुहाजिरों का बना था शुरू में जब पाकिस्तान की स्थापना हुई, तो क्योंकि मुहाजिर जो थे वो सारे के सारे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ब्यूरोक्रेसी में थे, तमाम चीज़ों में थे, तो उनका और पंजाबियों का अलायंस था। वो बढ़ते बढ़ते वो मुहाजिरों को तो ईज आउट कर दिया, लेकिन अब वो पंजाबी पश्तून जिसे बोलते हैं वो कॉम्पैक्ट है, जिसमें 75% के करीब पंजाबी उसमें डोमिनेट करते हैं, 25% के करीब एक छोटा शेयर जो है पश्तूनों को दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि वो जो पुराना पश्तूनिस्तान वाला आइडिया था, जो भारत में अभी भी बहुत सारे लोग, क्योंकि हम लोगों को भी एक टाइम वॉप में रहने की आदत है, तो अभी भी वो पश्तूनिस्तान के हम वो चीज़ें सोचते हैं कि अभी भी वो सेंटिमेंट लाइव है, वो नहीं, वो ख़त्म हो चुका है। पश्तून पॉलिटिक्स हैज़ मूव्ड बियॉन्ड दैट। लेकिन पश्तून नेशनलिज्म कहीं नहीं गया, तो पश्तूनिस्तान वाली बात नहीं है अब, लेकिन पश्तून नेशनलिज्म जो है, जो पश्तून प्राइड है, वो बहुत ज़्यादा अभी अलाइव है, एक्टिव है, और उसकी एक लिहाज से निशानदेही जो है वो ये जो मूवमेंट है ये करती है मंजूर पश्तीन की। उसी के साथ साथ उसका एक और जो मैनिफेस्टेशन थी वो तालिबान की मूवमेंट थी। तालिबान की मूवमेंट को पहले तो पाकिस्तानियों ने बड़ा इनकरेज किया, फिर जब वो बात उल्टी पड़ गई तब उन्होंने उसको डिमोनाइज करना शुरू किया, बोला कि जी हिंदुस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन ओरिजिनली तो इट वाज अ नेशनलिस्ट मूवमेंट, इट वाज अ रिलीजियस नेशनलिस्ट मूवमेंट जो तालिबान ने शुरू की। तालिबान क्या मांग रहे थे? वो तो एक्चुअली पाकिस्तान से कह रहे थे कि आप अपनी मुनाफिकत बंद करो, आप इस्लाम की बात करते हो तो इस्लाम को नाफिज करो, पूरी तरीके से नाफिज करो। अच्छा, उनका तसव्वुर इस्लाम का थोड़ा सा ट्राइबल है, पाकिस्तानियों का थोड़ा सा डॉक्ट्रिनल है, लेकिन दोनों ही नहीं इम्प्लीमेंट किए ना। वो मुनाफिकत तो वो करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पंजाबी हैं, तो पंजाबी थोड़ी बहुत तो मुनाफिकत करेगा, नहीं तो पंजाबी काम कैसे करेगा। तो दैट वाज द डिमांड। इफ यू लुक एट व्हाट द डिमांड वाज,
तालिबान की जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान था, वो तो यही मांग कर रहे थे ना, आप नहीं दे रहे थे उनको वो। आप जिस चीज़ के बारे में आपने अपना मुल्क बनाया, आप उससे को क्यों डिनाई करते हो? आप लगाइए वो सारे कानून, पूरी तरीके से लगाइए। वो नहीं करेंगे तो वो दैट वाज अ रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट, एथनो रिलीजियो पॉलिटिकल, ठीक है। जो मंजूर पश्तीन वाली है वो एक एथनो पॉलिटिकल मूवमेंट है। एथनिसिटी को भी वो लेकर के आ रहे हैं, पश्तूनों के बारे में बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी है, पीसफुल है। लेकिन ये जो हमने कई बार जो स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं ना, कि यार सारे के सारे जो तमिलनाडु के लोग हैं वो एक टाइप के हैं, बंगाली सारे एक टाइप के हैं, मराठी सारे, आई थिंक ये स्टीरियोटाइप्स हमारे को वी नीड टू गेट ओवर इट। नहीं, बिल्कुल। सुशांत, मैंने आपसे प्रॉमिस करा था आखिरी सवाल, अब आखिरी का एक आखिरी और छोटा सा पूछ लो। नहीं, तो आपने बात करी पश्तून नेशनलिज्म की, या कोई उनको सब नेशनलिज्म भी बोल सकते हैं विद इन पाकिस्तान, या पश्तून नेशनलिज्म। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, इसका ड्यूरेंट लाइन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ये कहना बहुत जल्दी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस टाइप की मूवमेंट बन रही है और जिस टाइप का सपोर्ट ये अफ़गानिस्तान में जो पश्तूनों के खिलाफ एक टेररिज्म की लहर बनी हुई है, उस पर ये बात करते हैं और अपने आप को अफ़गानिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है उस पर अपना एक नज़रिया पेश करते हैं पीटीएम वाले। उसी तरीके से अफ़गानिस्तान में बहुत सारे लोग अपने आप को पीटीएम के साथ आइडेंटिफाई करते हैं और इनका समर्थन करते हैं। तो एक लिहाज से देखा जाए तो एक एथनिक एफिनिटी जो है पश्तूनों के बीच में वो इस्टेब्लिश हो गई है। अब क्या वो सरहदों पे रुक जाएगी ड्यूरेंट लाइन पे, या आगे चल के शायद जब तालिबान वहाँ पर काबिज हो जाए, अगर वो हो जाते हैं, तो क्या वो एथनिक नेशनलिज्म को सिरे से खारिज कर देंगे, या वो कहीं ना कहीं पीटीएम के साथ या इस टाइप की किसी मूवमेंट के साथ जुड़ करके कोई और चीज़ शुरू करेंगे? क्योंकि अगर पहले भी देखा जाए जो टीटीपी की शुरुआत थी, और अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जब 96 में तालिबान काबुल में काबिज हुए, उस समय अगर आप अखबार देखना शुरू करें तो जो फाटा का एरिया था या पश्तून एरिया जितना था पाकिस्तान में, छोटे छोटे कस्बों में लोग खड़े होकर के अपने आप को पाकिस्तानी तालिबान बोल के उनसे इंस्पायर होकर एक अपना गुट बना रहे थे। वो बनते बनते वो जाके टीटीपी बना इवेंचुअली जा करके 10 साल के बाद। यही चीज़ दोबारा से होने की आशंका है अगर आपके काबुल में तालिबान काबिज हो जाते हैं। अब तालिबान काबिज हो जाते हैं, कोई और उसका स्वरूप आता है कि वहाँ पर कोई और एथनिक टाइप की डिवीज़न हो जाती है अफ़गानिस्तान में, पश्तून वर्सेस नॉन पश्तून, तो फिर उसका जो असर है और जो उसकी इंस्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के अंदर पश्तून इलाकों में जो एक उबाल नज़र आ रहा है आपको, कहीं उसके साथ वो जुड़ ना जाए, तो फिर वो हालात जो हैं जहाँ पर ड्यूरेंट लाइन जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगी, वो काफ़ी रियल हो जाएंगे। अभी तो ये है कि जो मंजूर पश्तीन या जो पीटीएम की मूवमेंट है वो अपने आप को पाकिस्तानी बोलते हैं, पश्तून बोलते हैं, पाकिस्तान के संविधान के अंडर अपने जो हकूक़ हैं उसकी मांग कर रहे हैं। तमाम एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल मूवमेंट, पीसफुल इंटायरली पीसफुल वो चला रहे हैं। लेकिन अगर आप इनको दीवार से लगाएंगे और अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालात पैदा होंगे उसका क्या असर पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। दूसरी, हाँ, और दूसरी चीज़ ये याद रखें, दुनिया की सबसे बड़ी पश्तून जो शहर है वो कराची है। दुनिया में ज़्यादा पश्तून जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं। ऑलमोस्ट 2/3 जो पश्तून पॉपुलेशन है दुनिया की वो पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में नहीं है जी। तो एक लिहाज से जो लीडरशिप आती थी, एक लिहाज से वो अफ़गानिस्तान से आती थी, और जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन था वो पाकिस्तान में था। वो चीज़ अब काफ़ी हद तक शिफ्ट हो रही है। तो क्या अफ़गानिस्तान न्यूक्लियस बनेगा पश्तून मूवमेंट का, या पीटीएम न्यूक्लियस बनेगी पश्तून मूवमेंट की? ये मेरे ख्याल देखने वाली बात है। देखने वाली बात है, कहना बड़ा नहीं, मैं बड़ा सरप्राइज था। एक अफगान हैं, ही इज़ अ प्रोफेसर, तो ऐसी वीडियो कॉल उनके साथ कर रहे थे हम और बातचीत कर रहे थे, तो
वो पीछे मैंने देखा कि मोहसिन दावर और अली वज़ीर के उन्होंने, मैंने बोला इनके पोस्टर क्यों लगा रखे, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। तो मैंने बोला ये तो इसको कहते हैं ना कि ट्रांसनेशनल। भाई देखिए ना, जैसे मुल्ला उमर जो थे वो पश्तूनों की एक लिहाज से ही हैड बिकम द सिंबल ऑफ पश्तून लीडरशिप जब वो थे, पश्तून रेजिस्टेंस एंड द लीडरशिप। एंड पाकिस्तान के पश्तून एरियाज में एवरीबॉडी वाज इंस्पायर्ड बाय हिम, वो अपनी इंस्पिरेशन उनसे ले रहे थे। वही चीज कहीं ना कहीं शिफ्ट होके ये मंजूर पश्तीन और जो पीटीएम की लीडरशिप है ये इनके ऊपर आ रही है वो लीडरशिप। अब वो क्या कश्मकश रहेगी इंट्रा पश्तून जो पॉलिटिक्स है, और उसमें वो कैसे एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, वो उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये हमारे को अभी पता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि जो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट है वो खौफज़दा है एक पीसफुल मूवमेंट से, तो वो एक लिहाज से टारगेट किलिंग ऑलरेडी करनी शुरू कर दी, इनके लोगों को मारा जा रहा है। सेकंड रंग की लीडरशिप को, टॉप लीडरशिप अली वज़ीर को जेल में डाल दिया, मोहसिन डावर के खिलाफ अब अक्सर कोई ना कोई केस कर देते हैं, मंजीर पुश्तीन को आपने ऑलरेडी पोर्ट्रे कर दिया कि ये गद्दार है पाकिस्तान का। कैसे गद्दार है, उसने ऐसी क्या बात की है, कौन सा कानून का उल्लंघन किया है, ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन वो मीडिया में आपने कैंपेन चला दिया। तो ये जो आप कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं वो जो उबाल है आपको उसको ठंडा करना है या आपने उसको और उबालना है। मेरे लिहाज से तो जो पाकिस्तानी कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, करें और उबाल आएगा, हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी भी अकल और समझ होती तो शायद ये इसके साथ पॉलिटिकल लेवल पे डील करते, इनको अकोमोडेट करते, इनकी बातें सुनते, इनकी जो इनकी रिजेंटमेंट्स हैं उनको एड्रेस करते। लेकिन ना तो ये इन्होंने बलूचिस्तान में किया, ना इन्होंने पश्तून एरियाज़ में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो बात फटेगी ना। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशांत, आपने हमें ज्वाइन करा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।